तारा टून्स हिंदी। एक छोटे से गांव में जहां सूरज हर दिन आसमान से आग बरसाता था, उसी गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल 12 साल का मध्यम कद का मेहनती लड़का था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उस गांव का नाम था अग्निपुर। जैसा नाम वैसा ही हाल। वहां गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी। नदी का पानी सूखकर एक तालाब में बदल चुका था और खेतों की मिट्टी इतनी सख्त हो गई थी कि मानो उसमें कोई जान ही न बची हो। लेकिन गोपाल हार मानने वाला कहाँ था। वह सूरज उगने से पहले उठता और अपने छोटे से खेत में जाता ताकि अपने परिवार के लिए कुछ फसल उगा सके। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने खेत को हरा भरा बनाएगा, उसमें बहुत सारी फसलें उगाएगा, अपनी माँ को आराम देगा और गाँव वालों को भूख से बचाएगा। गोपाल के घर में उसकी माँ थी जो पिछले कुछ सालों से बीमार थी। उसकी माँ के कमर में दर्द रहता था और वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। गोपाल के पिता 4 साल पहले ही बीमारी से चल बसे थे। तब से घर की सारी जिम्मेदारी गोपाल के कंधों पर आ गई थी। गोपाल का घर मिट्टी और पुआल से बना था, जिससे गर्मी में उसका घर बहुत गर्म हो जाता और रात में ठंडा भी नहीं होता था। घर में एक छोटा सा घड़ा था जिसमें गोपाल हर दिन थोड़ा सा पानी लाकर भरने की कोशिश करता, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही घंटों में पानी गर्म हो जाता और पीने लायक नहीं रहता था। गोपाल के घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, वह भी सूखने लगा था और उसकी छाया धीरे धीरे कम हो गई थी। गोपाल का एक खास दोस्त था, एक कौआ, जिसे उसने प्यार से हरी नाम दिया था। हरी हर दिन गोपाल के साथ खेत में जाता और उसके कंधे पर बैठता। वह अपनी मीठी आवाज में गोपाल गोपाल बोलकर उसका हौसला बढ़ाता। जब गोपाल काम करके थक जाता तो हरी उसके पास आता और अपनी चोंच से उसके हाथों को सहलाता, मानो कह रहा हो, गोपाल अभी हार मत मानो। गोपाल भी हरी से बातें करता और कहता, हरी, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन मैं अपने खेत को हरा भरा करके रहूंगा। मैं माँ को अच्छा खाना खिलाऊंगा और तू भी यहाँ से ढेर सारे फल खाएगा। एक दिन गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। सूरज आसमान में ऐसा जल रहा था मानो उसने ठान लिया हो कि आज अग्निपुर को भस्म कर देगा। हवा में ठंडक का नामो निशान नहीं था। सुबह से ही गांव का माहौल उदास था, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। वह सूरज उगने से पहले ही खेत पर चला गया। कुछ दिन पहले उसने अपने खेत में बाजरे और मक्के के बीज बोए थे। खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए थे, जिन्हें देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ। लेकिन गर्मी की वजह से उनकी पत्तियां मुरझा रही थी और मिट्टी में इतनी दरारें पड़ गई थी कि मानो किसी ने हथौड़ी से उन्हें तोड़ दिया हो। गांव के पास एक तालाब था जो पहले पानी से लबालब भरा रहता था। उस तालाब के किनारे बच्चे खेलते थे, औरतें कपड़े धोती थी और किसान अपने जानवरों को पानी पिलाते थे। लेकिन अब वह तालाब भी सूखकर कीचड़ में बदल चुका था। तभी गोपाल ने सोचा, अगर मैं आज थोड़ा सा पानी ला सकूं, तो शायद मेरा खेत बच जाएगा। वैसे भी माँ भी पानी के बिना तड़प रही होगी, उसे पानी पिलाना होगा। उसने अपनी पुरानी बाल्टी उठाई और तालाब की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने गांव वालों की हालत देखी। एक किसान बार बार तालाब की ओर देखकर उदास हो जाता। एक बच्चा प्यास से रो रहा था। गोपाल का दिल दुख से भर गया। तभी उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने खेत के लिए पानी लूंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन इन सब की हालत तो मुझसे भी बुरी है। अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो मेरा खेत सूख जाएगा। उसका मन उलझन में पड़ गया, लेकिन वह फिर भी तालाब की ओर बढ़ता रहा, यह सोचकर कि शायद वहाँ थोड़ा सा पानी मिल जाए। तालाब के पास पहुँचते ही गोपाल के पैर रुक गए। तालाब में नाम मात्र का ही पानी था, जो कीचड़ में बदल चुका था और उसमें से बदबू आ रही थी। तालाब के आसपास के पेड़ भी सूख चुके थे। गोपाल उदास होकर तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या होगा? इस गांव में तो पानी भी नहीं है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। हे भगवान, मेरा खेत सूख जाएगा, माँ को पानी नहीं मिलेगा, गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। तभी तालाब के पास एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके हाथ में एक छोटा सा लोटा था, जिसमें थोड़ा सा पानी था। वह एक सूखे पेड़ की छाया में शांति से बैठा था। उसके चेहरे पर गर्मी का कोई असर नहीं था। गोपाल उसके पास गया और बोला, बाबा, इस गर्मी में आप इतने खुश कैसे हैं? हम सब प्यास से मर रहे हैं। मेरा खेत सूख रहा है, माँ बीमार है, गांव वाले परेशान हैं। आप यहाँ शांति से कैसे बैठे हैं? क्या आप कोई राज हैं?
साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, गर्मी का कहर तो बाहर है, पर मन का कहर उससे भी बड़ा होता है। जब तक तुम इसे दुश्मन मानोगे, यह तुम्हें डराता रहेगा। इसे हराने का रास्ता ढूंढो। अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। गोपाल ने अपनी सारी परेशानियां साधु को बताई और कहा, बाबा, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक खेत में काम करता हूँ, लेकिन यह गर्मी मेरी मेहनत को नष्ट कर रही है। अब मैं क्या करूँ? साधु ने गोपाल की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, तुम अकेले इस गर्मी से लड़ रहे हो, पर गर्मी के कहर को अकेले नहीं हराया जा सकता। सबको साथ लाओ। एक पुरानी कहावत है, एक अकेला थक जाता है, संग साथी बल देता है। जाओ बेटा, गांव वालों को बुलाओ और मिलकर कुछ करो। गर्मी को हराने का रास्ता मिल जाएगा। गोपाल को साधु की बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि साधु की बात में जरूर कुछ सच्चाई होगी। वह गांव लौटा और सबसे पहले अपनी माँ को बताया। माँ ने उसे हिम्मत दी। फिर गोपाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने सभी को एक पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, हम सब अकेले अकेले पानी ढूंढ रहे हैं। कोई तालाब जा रहा है, कोई नदी की ओर, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। तालाब सूख गया है। अगर हम सब मिलकर एक नया तालाब खोदें, तो शायद पानी मिल जाए। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए। एक किसान बोला, गोपाल, इतनी गर्मी में काम कैसे होगा? हम पहले ही थक चुके हैं। मेरे बैल की हालत भी खराब है। सभी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे खेत सूख जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, बच्चे प्यास से तड़पेंगे। थोड़ा हौसला रखो, हम सब मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। उसकी बातों में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी थी। आखिरकार गांव वालों ने हामी भर दी। अगले दिन सभी गांव वाले तालाब खोदने लगे। गर्मी अभी भी तेज थी। सूरज सिर पर चढ़ चुका था। पसीना सबके माथे से टपक रहा था। धूल उड़ रही थी और गर्म हवा चेहरों को झुलसा रही थी। गोपाल ने सबको हौसला दिया, बस थोड़ा और खोदो, हमें पानी मिल जाएगा। हार मत मानो, बस थोड़ा और। दिन ढलने लगा। सभी ने गहरी गहरी खुदाई की, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। गोपाल का मन भी डगमगाने लगा। तभी एक गांव वाले ने चिल्लाकर कहा, अरे रुको, यहाँ कुछ गीला है। सबने देखा तो वहाँ पानी की एक पतली धार निकल रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, पानी आ गया, पानी आ गया। बच्चे और औरतें बहुत खुश हुए। सभी ने सोचा कि अगले दिन सुबह आकर देखेंगे कि तालाब में पानी भरा है या नहीं। अगले दिन सुबह हुई और सभी गांव वाले तालाब के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि तालाब पूरी तरह से पानी से भर चुका था। यह देखकर गोपाल और सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। वहाँ खुशी का माहौल था। सभी नाचने लगे, क्योंकि गांव को बहुत दिनों बाद पानी मिला था और तभी से सभी गांव वाले खुशी खुशी रहे। तारा टून हिंदी। धनियापुर के एक छोटे से गांव, जहाँ की मिट्टी में खुशबू और रिश्तों में मिठास बसी हुई है। वहाँ एक छोटे से घर में सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी। उसके साथ उसका बेटा रहता था, जिसका नाम अमित था। अमित बहुत आलसी और कामचोर था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और मुफ्त का खाना खाता। तभी अमित ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दो। ऐसा लगता है अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, माँ जल्दी खाना दो। सुमित्रा ने अपने बेटे अमित को खाना दिया। अमित इतना जल्दी जल्दी खाना खा रहा था कि उसने कई सालों से खाना नहीं खाया हो। सुमित्रा ने कहा, अरे बेटा, कब तक अपने माँ को वैसे सताओगे? मैं अब धीरे धीरे बूढ़ी हो चली हूँ। अब मुझसे कामकाज नहीं होता है। मेरे शरीर में उतना जान नहीं बचा है। तुम्हें अपने माँ को आराम देना चाहिए। अगर तुम आज शादी कर लो तो तुम्हें अपने मनपसंद का खाना मिलेगा और मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अमित ने कहा, अरे हाँ माँ, मैं शादी कर लूंगा। कोई लड़की मिले तभी तो मैं शादी करूं। अब देखो, लड़की तो पेड़ पर उगती नहीं है कि मैं जाऊं और उसे तोड़कर अपने साथ रख लूं और शादी कर लूं। ऐसे तो होता नहीं है। आप लड़की ढूंढो तो तभी मैं शादी करूंगा ना। सुमित्रा ने कहा, बेटा, मैं एक लड़की को जानती हूँ जो काफी सुंदर,
सुशील और संस्कारी है और उसकी शादी की उम्र भी हो चली है। मैं तुम्हारे लिए उससे शादी की बात करूंगी, तुम तैयार रहना। अमित ने कहा, हाँ माँ, बात कर लो, मैं शादी कर लूंगा ताकि आपको आराम और मुझे मनपसंद का खाना मिले। तभी सुमित्रा ने अपने बेटे की शादी के लिए उस लड़की से बात की। वह लड़की शादी के लिए मान भी गई। सुमित्रा ने पंडित जी से सही मुहूर्त निकलवा कर अपने बेटे की शादी करवा दी। अमित की शादी जिस लड़की से हुई उस लड़की का नाम रेखा था। रेखा एक सीधी साधी, हंसमुख और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद रेखा बड़े उत्साह से अपनी ससुराल आई थी। वह सोच रही थी कि उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और उसे अपनी बेटी की तरह मानेगी। लेकिन रेखा को कहाँ पता था कि सुमित्रा देवी का व्यवहार थोड़ा सख्त और कठोर था। सुमित्रा को हमेशा ही पुराने रीति रिवाजों में विश्वास था। वह सोचती थी कि बहू को अनुशासन में ही रखना चाहिए। तभी सुमित्रा ने रेखा से कहा, बेटी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं किसी भी गलती पर तुम्हें डांट दूंगी। सबसे पहले तुम्हें घर को अच्छे से ख्याल रखना है। उसके बाद तुम्हें कपड़ों को अच्छे से सुखाना है। उसके बाद खाना हमेशा स्वादिष्ट बनना चाहिए। अगर कोई गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है। मैं थोड़ी सी भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करती हूँ। अगर थोड़ी सी भी गंदगी रही तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। रेखा ने कहा, जी माँ, मैं इन सारे बातों का ध्यान रखूंगी। मैं हर काम अच्छे से करूंगी ताकि आपको शिकायत का मौका न दूं। लेकिन रेखा के सारे काम अच्छे करने के बावजूद भी सुमित्रा उसे हमेशा छोटी मोटी कामों पर टोकती रहती और उसे हमेशा ताने सुनाती रहती थी। पहले कुछ दिन तो सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे रेखा को महसूस हुआ कि उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे टोकती रहती थी। तभी सुमित्रा ने कहा, बहू, ये क्या है? मसाले में सब्जी है या सब्जी में मसाला? तुमने सब्जी में इतना ज्यादा मसाला क्यों डाला? तुम्हें अंदाजा भी है कि बाजार में मसाले कितने महंगे बिकते हैं? तुम इतना मसाला क्यों डालती हो सब्जी में? और साथ में ये भी देख रही हूँ कि तुम कपड़े अच्छे से नहीं सुखा रही हो। काफी कपड़े गीले रहते हैं, उसे तुम उठाकर घर में रख देती हो, जिससे घर महकने लगता है। और तुम सुबह बहुत लेट से उठती हो, थोड़ा जल्दी उठा करो। तुम्हें नहीं पता है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया है कि बहू को सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेना चाहिए। रेखा चुपचाप अपनी सास के ताने हमेशा सुनती रहती और उसका जवाब कभी पलटकर नहीं देती। एक दिन अमित अपना काम करके घर लौट रहा था। घर लौटा तो उसे रेखा नहीं दिखाई दी। तभी उसने अपनी माँ से कहा, अरे ओ माँ, मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं काफी काम करके आया हूँ तो मुझे काफी जोर से भूख लगी है। आज मैं बहुत ज्यादा और स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। अरे बाप, इतना काम करूंगा तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। इतना काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, घर की मजबूरी है और मैं घर में अकेला हूँ। अगर मैं नहीं काम करके पैसे नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? घर का ख्याल माँ और बीवी का ख्याल कौन रखेगा? कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे काम तो करते रहना पड़ेगा ताकि मेरी माँ और बीवी अच्छे से खाना खाएं और 2 पल की नींद ले सकें, वो भी सुकून से। सुमित्रा ने कहा, अरे बेटा, तुम्हें भूख लगी है तो बीवी से खाना मांगो। वैसे भी तुम्हें अपनी बीवी की चिंता हमेशा रहती है। मेरी चिंता अब कहाँ रही? तुम्हारी बीवी जो आ गई है। बीवी और माँ के बीच में अनबन बनी हुई है, लेकिन अमित करता भी तो क्या, वो अपनी माँ को कुछ बोल भी नहीं सकता था। ये सब देखकर अमित को रेखा के लिए बहुत तकलीफ और बुरा लगा। उसने महसूस किया कि पता नहीं उसकी माँ रेखा के साथ ऐसा क्यों करती है। एक दिन अमित अपनी बीवी रेखा से कह रहा था, देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे और मेरी माँ के बीच में उतनी अच्छी तरह से बन नहीं रही है। मुझे पता है कि मेरी माँ तुम्हें हमेशा ताने सुनाती रहती है, कुछ न कुछ डांटती रहती है,
जिससे तुम्हें बहुत बुरा और तकलीफ लगता है और तुम मायूस भी हो जाती हो। लेकिन मेरी माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। पता नहीं तुम्हारे आने के बाद ऐसा क्यों हो गया है। और मेरी माँ बहुत अच्छी है। अगर तुम माँ को बदलने की कोशिश करो, उसे अपनी तरफ से प्रेम दिखाने की कोशिश करो, तो वो बदल सकती है। लेकिन माँ को बदलना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तुम कोशिश कर सकती हो मेरी माँ को बदलने के लिए, ताकि वो तुम्हारे प्रति प्रेम दिखाए। अच्छा, एक बात बताओ रेखा, क्या तुमने कभी मेरी माँ की जिंदगी को उनके नजरिए से देखने की कोशिश की है? यकीन मानो मेरी माँ बहुत अच्छी है। रेखा ने कहा, हाँ जी, आपने ठीक कहा। मुझे बुरा और तकलीफ लगता है, जिससे मैं मायूस भी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने कभी आपकी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं समझ सकती हूँ कि माँ हमेशा से आपकी ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं आपकी माँ को बदलने की कोशिश करूँगी। रेखा ने पहली बार इन सारी बातों पर विचार किया। वह सोच रही थी कि अगर मुझे इस रिश्ते को सुधारना है, तो मुझे अपनी सास की भावनाओं को समझना होगा और उसके दर्द को भी समझना होगा, ताकि मैं अपनी सास को काफी नजदीक से समझ पाऊं और उसे सुधारने की कोशिश कर सकूं। और सबसे बड़ी बात, तो मुझे अपनी सास की पुराने दिनों के बारे में जानना है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी सास पहले से कैसी थी। एक दिन रेखा ने अपनी सास से उसके पुराने दिनों के बारे में पूछा। पहले तो सुमित्रा चौंक गई, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी पुराने दिनों के बारे में उससे कोई नहीं पूछा था। लेकिन तभी धीरे धीरे सुमित्रा ने अपनी बहू रेखा को बताना शुरू किया। सुमित्रा ने कहा, अरे क्या बताओ रेखा बेटी, मैं भी तुम्हारी तरह कभी इस घर की बहू थी। मैं जब इस घर में पहली बार शादी करके आई थी, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। रेखा बेटी, मेरी सास बहुत ही सख्त और कठोर थी। वो सोचती थी कि अपने बहू को हमेशा अनुशासन में ही रखना चाहिए, नहीं तो अगर हाथ से निकल गई तो वह मुझ पर भारी पड़। मैं हमेशा उदास रहती थी और हमेशा रोती रहती थी, क्योंकि मेरी सास हमेशा मुझे ताने सुनाती थी, जिससे मैं मायूस और उदास रहती थी। और रेखा बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि बहू को रिवाज होता है कि अगर तुम्हें कोई बड़े या कोई बुजुर्ग कोई भी ताना तुम्हें सुनाए, तो तुम्हें उसे चुपचाप सुनना होगा, ना कि तुम्हें उसे पलटकर जवाब देना होगा। रेखा बेटी, आज तक मैंने अपने जीवन में सिर्फ दर्द ही सहा है, जिससे मुझे कभी खुशी महसूस नहीं हुई और मैं ऐसी बन गई। रेखा अपनी सास सुमित्रा की कहानी सुनकर बहुत ही उदास और हताश हो गई और वह हैरान भी हो गई। रेखा को ये एहसास हुआ कि सास जो मेरे साथ कर रही है, वो खुद के अनुभवों के कारण कर रही है। तभी रेखा को सारी बातें समझ में आ गईं और उसे समझ में आ गया कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करती है। अब रेखा ने ये ठान लिया था कि वह अपनी सास को बदल कर रहेगी और उसे अपने प्रति प्रेम दिखाने के लिए जरूर कोशिश करेगी। तभी रेखा ने अपनी सास को समझने और खुश करने की ठानी। अब रेखा हर दिन धीरे धीरे कुछ न कुछ बदलाव करती। वो बदलाव छोटे ही सही, लेकिन वो बदलाव जरूर करती, जिससे उसकी सास को खुशी मिले और उसे समझने की कोशिश कर सके। रेखा ने सास की मनपसंद की पकवान बनाए और उसकी तारीफ भी की। तभी रेखा ने कहा, माँ जी, ये लीजिए, आज मैंने आपके मनपसंद की पकवान बनाई है। मुझे पता है कि आपको ये पकवान बहुत पसंद है। और माँ जी, आप कितनी अच्छी है, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। सुमित्रा ने कहा, अरे हाँ रेखा बेटी, मुझे ये पकवान बहुत पसंद है। मेरी माँ मुझे बचपन में बहुत खिलाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज तुमने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। मेरे मन को आज तुमने खुश कर दिया है। आज मैं ये पकवान सारा खा जाऊंगी, क्योंकि मुझे काफी समय बाद ऐसा खाना मिला है। तो मुझे सारा खाना दे देना, मैं सारा खाना खा जाऊंगी। ऐसे ही दिन चलते गए। रेखा अपनी सास की मनपसंद पकवान खिलाती। वो उनसे पारंपरिक पकवान और सिलाई ढाई भी सीखने लगी थी। और रेखा रोज उनकी कहानियां सुनती और उनकी पुराने दिनों के अनुभव पर चर्चा करती थी, जिससे उसकी सास को काफी अच्छा महसूस होता था
और उसे खुशी भी मिलती थी। और जब उसकी सास बीमार पड़ती थी तो रेखा उसका विशेष ध्यान रखती थी, जैसे कि उसे स्वादिष्ट और हेल्दी खाना खिलाना, उसे समय पर नहलाना, कपड़े साफ सुथरे रखना, घर साफ सुथरा रखना, मतलब कि सारे काम अच्छे से करती थी, जिससे उसकी सास उसके प्रति प्रेम दिखाने लगी थी। रेखा हर रोज ऐसा ही करती थी, जिससे कि बहू और सास के बीच में प्रेम का रिश्ता बढ़े। धीरे धीरे सास और बहू के बीच में प्यार बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे के प्रति काफी अच्छे व्यवहार और अनुशासन में रहने लगे। एक दिन सुमित्रा ने अपनी बहू रेखा को बुलाया। सुमित्रा ने कहा, रेखा, अरे ओ रेखा बेटी, अरे कहाँ चली गई? जरा आना मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटी, जल्दी आओ। रेखा आई तो सुमित्रा ने कहा, रेखा बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ इतना बदसलूकी और सख्त व्यवहार किया। मैंने तुम्हें हमेशा ताने सुनाए और हमेशा डांटा, मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया। अब मुझे समझ में आता है कि तुम कितनी परेशानी और कितनी कठिनाइयाँ झेली है। रेखा बेटी, मुझे माफ कर देना। रेखा ने कहा, अरे नहीं मां जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरी माँ के समान हैं। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा नहीं करिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा जब आप मुझसे माफी मांगेंगी। मां जी, आपने जो भी किया था मेरे लिए किया था और भलाई के लिए ही किया था। मोहल्ले की औरतें अक्सर रेखा और उसकी सास के रिश्ते के बारे में बात करती थी। किसी को ये यकीन नहीं होता था कि सास और बहू इतनी अच्छी दोस्त भी बन सकती है। रेखा और उसकी सास की चर्चा हर घर में होने लगी। उस दिन के बाद रेखा, अमित और उसकी माँ तीनों खुशी खुशी रहने लगी। तारा टून्स हिंदी